गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं भदौरिया सर और मेजर आइसपाक का स्वागत है। हमारी संविधान की सीरीज चल रही थी और संविधान की सीरीज में हम संविधान की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। तो एक लेक्चर हमारी संविधान की विशेषताओं पर हो गया था। उसी में चूंकि हमारी फोन की स्टोरेज कंप्लीट हो गई तो वीडियो पॉज हो गया था। तो उसी में हमारी चर्चा चल रही थी संविधान की विशेषताओं को लेकर। और संविधान की विशेषताओं में जो हमारी चर्चा थी वो हमारी विधि का शासन और इसके बाद सत्ता के विकेंद्रीकरण पर चर्चा चल रही थी, है ना। विधि का शासन यहां तक चर्चा हमारी हो गई थी और इसमें आगे हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक क्या है, समान हैं और विधि के समक्ष जो है सभी नागरिक समानता से क्या करेंगे, रहेंगे। यानी भारत जो है वो भारत विधि के अकॉर्डिंग काम करने वाला है, कानून के द्वारा चलेगा। भारत में कानून का राज है। आपने कई बार सुना होगा मीडिया वगैरह में कि भारत में कानून का राज है, मतलब विधि का शासन है ना। तो विधि का शासन भी संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि के द्वारा नियमित और नियंत्रित होंगे। यानी भारत में जो शासन होगा वो विधि के अकॉर्डिंग होगा और भारत का प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक नेता, प्रत्येक व्यक्ति जो है विधि के द्वारा नियमित और नियंत्रित होगा। कोई भी काम भारत में विधि विरुद्ध नहीं किया जा सकता। अगर भारत में कोई कार्य विधि विरुद्ध है तो वो कार्य कैसा होगा, गैर कानूनी होगा और उसके लिए जो है दंड का प्रावधान भारत में किया गया है। ठीक है, तो भारत कैसा है, विधि शासन का एक राज्य है। ठीक है, तो हमारी जहां तक चर्चा कल हुई थी तो आप यहां पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे अगला है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की जाए तो भारत चूंकि संघीय प्रदेश है, संघीय देश है, यहां पर भारत राज्यों के द्वारा राज्य से निर्मित है। हालांकि भारत में जो संघीय है वो यूनियन शब्द को जोड़ा गया है, तो भारत में राज्य संघों का विलय है, राज्यों का विलय है। इसीलिए भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उन पर सत्ता को जो है हमने विकेंद्रीकृत कर दिया। यानी भारत में पावर किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर हमने पावर को इस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तबके तक डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसके कारण जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहे। अगर भारत में एक ही व्यक्ति के पास पावर रहेगी या एक ही व्यक्ति के पास सत्ता रहेगी तो कहीं ना कहीं भारत ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ जाएगा, तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा, राजतंत्र की तरफ बढ़ जाएगा। इसीलिए संविधान सभा के लोगों ने भारत को जो है सत्ता को विकेंद्रीकृत करके जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी विकेंद्रीकृत किया है ताकि हर तबके तक जो है सत्ता पहुंचे और हर तबके तक का विकास हो और हर तबके को भारत की सत्ता में भागीदारी का जो है लाभ मिले। इसीलिए भारत में जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर चर्चा की गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान में शासन, ठीक है, शासन संचालन में सुगमता एवं पारदर्शिता हेतु सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है।
जिसके तहत गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण स्तर से केंद्र स्तर तक सत्ता का बंटवारा यहां देखने को मिलता है। यानी कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण दो प्रकार से है। एक तो संविधान सभा ने सत्ता का विकेंद्रीकरण केंद्र और प्रांत में किया था, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण केंद्र और प्रांत में कौन कर रहा है? संविधान सभा, जिसके तहत उसने राज्यों के लिए अलग परिषद बनाई और केंद्र के लिए अलग परिषद बनाई। वहीं दूसरा जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो है महात्मा गांधी की विचारधारा से। किससे लिया गया है? महात्मा गांधी की विचारधारा से। महात्मा गांधी की विचारधारा, जिसकी झलक हमें आर्टिकल 40 में देखने को मिलेगी। कहां मिलती है? आर्टिकल 40 में, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था अगर भारत का विकास करना है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण अति आवश्यक है और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए हमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आवश्यक है। जब तक हम ग्रूट लेवल से उठकर जो है जब तक हम निचले स्तर से उठ के ऊपरी स्तर तक नहीं आएंगे तब तक भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी नहीं हो सकता है और ना ही भारत का विकास हो सकता है। एक विधायक गांव तक नहीं पहुंचेगा। एक विधायक आज भी 75 साल बाद भी भारत में विधायक एक बार चुनाव जीतने के बाद जो है 5 साल बाद ही गांव जाता है। ऐसे में उसका विकास कैसे होगा? अगर इसी विचारधारा को 75 साल पहले अगर देखें तब तो गांव तक पहुंचने की सुविधाएं ही नहीं थी, तो गांव तक विकास कैसे पहुंचता? इसीलिए संविधान सभा ने सत्ता का विकेंद्रीकरण केंद्र और प्रांत में किया और महात्मा गांधी की विचारधारा के तहत 1952 के तहत सबसे पहले पंडित नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। इसी की तर्ज पर बाद में 1959 में पहली बार पंचायती राज को लागू किया गया, ठीक है, जिससे गांव के स्तर पर भी व्यक्ति जो है सत्ता से जुड़ा रहे और अपने स्तर पर अपना विकास करता रहे। और जब वो सत्ता से भागीदार बना रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका विकास होगा और साथ में देश का विकास होगा। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण भी भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता रही है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, अगला है हमारा मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। चलिए, ठीक है, तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 क्या है? आपके मौलिक अधिकार, जो हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, ठीक है। तो संविधान की भाग 3 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का वर्णन है और ये मौलिक अधिकार कैसे हैं? वाद योग हैं। कैसे हैं? वाद योग हैं, यानी कि ये लागू करने ही पड़ेंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको लागू कराया जाएगा। ये सरकार के लिए नकारात्मक हैं जबकि व्यक्ति या नागरिक के लिए सकारात्मक हैं। ये सरकार को कुछ ना करने के लिए सलाह देते हैं कि आप मौलिक अधिकार के मामले में ये नहीं करेंगे। इसीलिए इनको सरकार के लिए नकारात्मक कहा गया है और नागरिक के लिए ही जो सकारात्मक कहा गया है। और साथ ही ये कैसे हैं? वाद योग हैं। ये हमने अमेरिका से लिए हैं और भारत के नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति को भी प्राप्त हैं। व्यक्ति और नागरिक में अंतर होता है। नागरिक का अर्थ है वह जिस देश का नागरिक है
वह नागरिक कहलाएगा। व्यक्ति का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो भारत से इतर हो, भारत से बाहर का भी हो, उसे व्यक्ति कहा जाएगा। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है उसे नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, ये मूल अंतर है व्यक्ति और नागरिक में। चलिए, इसके बाद है मौलिक कर्तव्य। यहां पर भी हमारी चर्चा कल शायद हो गई थी, जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हमने मौलिक अधिकारों को जोड़ रखा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहले मौलिक कर्तव्य 10 से 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं। ये देश के नागरिकों को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों के एवज में कहा जाता है कि भारत सरकार जब आपको मौलिक अधिकार प्रोवाइड करा रही है तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी देश के लिए कुछ करें। अगर व्यक्ति इनको फॉलो करता है तो अच्छी बात है, अगर वो इनको फॉलो नहीं भी करता है तब भी इनके लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यानी कि डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व जो है वो यही से लिए गए हैं। इसी प्रकार की विचारधारा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो उस समय भारत के पास रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए संविधान सभा ने यह विचार प्रस्तुत किया कि हम जो है भारत को कल्याणकारी राज्य बनाएंगे और इसी प्रकार की व्यवस्था को करेंगे ताकि भविष्य में जब हमारे पास सुविधाएं हो जाएं तो हम सुविधाओं के अनुसार जो है देश के विकास और देश की जनता के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। आज हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो हम उस हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेस आ जाएंगे हम नीतियों को समय समय पर लागू करते जाएंगे। जैसे रोजगार, जब हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है तो हम तब तक रोजगार नहीं निकालेंगे और जैसे ही हमारे पास व्यवस्थाएं हो जाती हैं हम रोजगार का सृजन करेंगे। यानी डीपीएसपी वो अधिकार हैं जो सरकार द्वारा समय समय पर लागू कराए जाएंगे, समय समय पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसीलिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे लेकिन समय के अनुसार करेंगे। जब जब हमारे पास व्यवस्थाएं हो जाएंगी तब तब हम अपनी योजनाओं को, परियोजनाओं को समय समय पर लागू करते जाएंगे। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व के द्वारा प्रावधान किया गया कि भारत तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा तथा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत करेगा। वह सभी भौतिक और नैतिक कार्य करेगा जिससे देश के नागरिक का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। यानी कि 3 प्रकार के न्याय होते हैं, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, है ना। जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तृत से चर्चा करेंगे कि हमने इसको जो है आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड में वहां पर कैसे हैं, तो भारत में फिलहाल ये अवाध जो है अवाध योग है, यानी कि इन्हें लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बाकी चर्चा हम कहां करेंगे, जब मौलिक जो है, जब डीपीएसपी की बात करेंगे। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगला है हमारा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है सेकुलर। ठीक है, यानी कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा,
भारत सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, वह सर्व धर्म समभाव की भावना विकसित करेगी और उसके लिए सभी धर्म समान होंगे। भारत सरकार कोई भी योजना, कोई भी नीति जब लागू करेगी तो वहां पर धर्म विशेष की बात नहीं होगी। ना तो भारत सरकार को कोई धर्म होगा, ना ही वो धर्म विशेष के लिए कोई लाभ का कार्य करेगी। भारत की हमेशा सर्व धर्म समभाव की भावना रहेगी। इसी को पंथ निरपेक्ष कहा गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत की जो सरकार है वो किसी पंथ को नहीं मानेगी, वह सभी पंथों के साथ तटस्थ की भावना से रहेगी, यानी सभी धर्मों के साथ समान भावना को और समान दृष्टि से सभी धर्मों को देखेगी। चाहे कोई एक धर्म बहुत अधिक संख्या में हो, चाहे कोई धर्म जो है बहुत माइनॉरिटीज में हो। भारत सरकार किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ये शब्द है पंथ निरपेक्ष, जिसको जो है 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। तो पंथ निरपेक्ष से आशय भारत सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, अतः वह सर्वधर्म समभाव की भावना से ही क्या रहेगी, ओतप्रोत होगी और किसी भी धर्म के प्रति बिना किसी भेदभाव के देश में कार्य करेगी। यानी जो चीज मैंने आपको बताई उसी चीज का प्रावधान यहां पर दिया गया है कि भारत सरकार का या भारत का कोई धर्म नहीं होगा, वह सर्वधर्म समभाव की भावना से कार्य करेगा और सभी को समान दृष्टि से जो है वो देखेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला है एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है। इसके अलावा भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी भारत की न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई भी भारत की न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होगा। कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है, साथ ही एकीकृत न्यायपालिका है। राज्यों के अंतर्गत हाई कोर्ट होंगे, पूरा देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, एक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा और इस प्रकार से न्यायपालिका की सीढ़ियां आप चढ़ेंगे। तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है, जिसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय जो है होगा। एक सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक जो है राज्य के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और ये न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। यहां पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होगा। इसीलिए भारत में न्यायपालिका एक अभिन्न अंग है संविधान का, जो संविधान की संरक्षक भी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है और यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षक हैं। प्रस्तावना की संरचना भी जो है प्रस्तावना की रक्षा भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है और उसमें किस प्रकार से मूल ढांचे की डेफिनेशन क्या होगी आपको हम बताएंगे। यानी आप प्रस्तावना में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में चेंजेस इस प्रकार से करें कि उसके मूल ढांचे में परिवर्तन ना आए। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और संविधान की संरक्षक है। इसी कारण से भारत में आज भी जो है न्याय की बात की जाती है। हम जब भी आपस में लड़ते हैं तो हम कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, यानी हम आपको कोर्ट में देखेंगे। यानी आज भी कहीं ना कहीं हम न्याय के लिए न्यायालय के समक्ष भागते हैं, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि आजादी के 75 साल बाद भी जो है भारत में न्यायपालिका इतनी सुदृढ़ है, इतनी मजबूत है कि आज भी व्यक्ति कई वर्षों तक जो है संघर्ष करने के बाद न्यायपालिका में न्याय की मांग करते रहते हैं।
हालांकि ये बात अलग है कि न्यायपालिका के अंतर्गत मामले इतने लंबित हो जाते हैं कि कई वर्ष लग जाते हैं न्याय मांगने के लिए, लेकिन तब भी 140 करोड़ की देश की जनसंख्या को आज भी न्यायपालिका पर भरोसा है। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका बिना दबाव के कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार। यानी भारत में जो वोट देने की जो परंपरा है वो कैसी है, वयस्क है, यानी 18 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति वयस्क माना जाता है और वो भारत में वोट दे सकता है। प्रारंभिक तौर पर वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी, परंतु राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह घटाकर 18 वर्ष कर दी। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार 1989 61वां संविधान संशोधन और उम्र कितनी कर दी? 18, 21 से घटा के 18 कर दी। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें देश की जनता प्रशासन का निर्वाचन करती है और किस प्रकार से प्रशासन चलाना है ये देश की जनता मत के द्वारा जो है चयनित करती है। यानी भारत में जो सरकार है उसको कौन चुनता है? देश की जनता जो है वोट के आधार पर चुनती है। किसके आधार पर चुनती है? वोट के आधार पर चुनती है। ठीक है, भारत में वोट देना एक क्या है? सार्वजनिक जो है वयस्क मताधिकार है, यानी वयस्कता के आधार पर भारत में वोट देने का अधिकार है और वोट के द्वारा ही भारत अपने जो है सरकार चुनती है भारत की जनता, और जो भारत की जनता के हित में कार्य करती है। इस प्रकार से भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है वो होती है। ठीक है, तो यहां से जब क्वेश्चन बनेगा तो वोट देने की उम्र कितनी कम की गई? तो 21 से 18 की गई। कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। सरकार किसकी थी? तो राजीव गांधी की। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, इसके बाद अगला है हमारा, चलिए हाँ, तो इसमें यही तक था। तो ये संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। बाकी की विशेषताएं जिनसे संविधान भरा पड़ा है उनमें हम जब जब वो चीजें आती रहेंगी तब तब हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो भारत का संविधान एक लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। लगभग वर्तमान में 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं और क्या क्या विशेषताएं थी आज हमने उस पर चर्चा की है। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो हमारा प्रियम्बल पे होगा, प्रस्तावना पर होगा कि किस प्रकार से भारत के संविधान की प्रस्तावना है और प्रस्तावना में क्या क्या दिया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रस्तावना में जो जो शब्द जोड़े गए हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी और प्रस्तावना में क्या क्या है उस पर भी हम बहुत डिटेल्स में चर्चा जो है करेंगे। प्रस्तावना लागू कैसे हुई, प्रस्तावना आई कैसे, प्रस्तावना का प्रभाव क्या है, प्रस्तावना के अंतर्गत क्या है। जैसा मैंने कहा कि पहले भी मैंने पढ़ाया था उद्देश्य का प्रस्ताव के बारे में। उद्देश्य का प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहा जाता है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1946 में पेश किया था और जो 22 जनवरी 1947 को जो है पास की गई। 13 दिसंबर 1946 को उसको रखा गया और 22 जनवरी 1947 को क्या हो गई? वो पास हो गई। वही उद्देश्य का प्रस्ताव बाद में क्या बना? प्रियम्बल या प्रस्तावना बना, है ना। तो कल के लेक्चर में हम प्रस्तावना के बारे में बहुत डिटेल से उसको पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे YouTube चैनल मेजर IAS को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, थैंक यू।